नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल यादव जी, जिनको लोग अनिल जय हिंद के नाम से जानता है और उन्हें उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी चेयरमैन बनाया गया है जिस टाइम बिहार चुनाव है। जय हिंद जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़। धन्यवाद आपकी आवाज़ के सभी दर्शकों को। आपको उस टाइम ओबीसी का चेयरमैन बनाया गया है जिस टाइम बिहार का चुनाव है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बिहार जो है एक तरह से चैलेंज है जी, और एक ये बहुत बड़ी चुनौती है मेरे सामने और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे मेरे नेताओं ने मेरे ऊपर सौंपी है, जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं। और मैं समझता हूँ कि बिहार का चुनाव जो है एक दिशा, इस देश में राजनीति की दिशा बदलने जा रहा है। जी, पहले भी ऐसा रहा इतिहास में कि बिहार में अगर कुछ राजनीतिक घटना होती है उसका पूरा असर पूरे देश में होता है। जी, और अब जो मैं ग्राउंड लेवल पे घूम रहा हूँ, जो राहुल जी का जिस तरह से समर्थन है ग्राउंड पे, ख़ास तौर पे जो मूल अति पिछड़ा के जो हमारे भाई हैं, दलित हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हमारे पिछड़ा हैं, पसमानदा हैं, गरीब जो है बिहार का, वो राहुल जी में एक नई उम्मीद देख रहा है कि बरसों बाद, क्योंकि पिछले 10-11 साल से जिस तरह से महंगाई और गरीबी बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है, करीब करीब 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया जी। तो वो एक जो उम्मीद उनको राहुल गांधी में नज़र आ रही है। सर, एक और चीज़, अभी बिहार की बात की आपने, राहुल जी की बात की। राहुल जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था मंच से, खुले मंच पे, कि हमसे कोई गलती हुई है, ओबीसी समाज को हम जोड़ नहीं पाए। देखिए, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के द्वारा, हर संगठन के द्वारा गलतियां होती हैं जी, लेकिन बड़प्पन ये होता है कि आप उन गलतियों को स्वीकार करें। अब जिस तरह से मोदी जी ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था चलाई और बेड़ा गर्क कर दिया उसका, जी, और जाति जनगणना, एक खुद को ओबीसी कहते हैं और जाति जनगणना आज तक नहीं कराई, उनको 11 साल हो गए, 2021 में हो जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, वो अंडर द कारपेट उनको छुपाते हैं। राहुल जी एक ऐसी शख्सियत है जो कि खुल के कहते हैं हाँ भाई ये गलती हुई है, इसको हम आगे से सुधारने की कोशिश करेंगे, तो एक बहुत बड़ी बात है। जी। सर, एक और चीज़, अभी बिहार चुनाव है, युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास क्या प्लान है बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, युवा भी जो आप देख रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है जो जिसको कहते हैं ना कि एक पेनेशिया बोल सकते हैं आप उसको, रामबाण दवा बोल सकते हैं जी, वो इस देश में है जाति जनगणना। जी, मतलब किसी मरीज को अगर कोई बीमारी हो जाए और हम कहें यार इसका इलाज तो डॉक्टर साहब आप करो, लेकिन एक्सरे नहीं करवाओगे आप इसका, तो डॉक्टर नहीं कर पाता। और मोदी जी यही कर रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराने दे रहे, तो इस देश की समस्याओं का हल हो ही नहीं सकता। जाति जनगणना जो उदाहरण तेलंगाना में जो साइंटिफिक काइंड ऑफ, मतलब ये नहीं कि सिर्फ जातियों की गणना, कि इस जाति के कितने व्यक्ति हैं, उनकी समुदाय में एजुकेशनल स्टेटस क्या है, जी, ब्यूरोक्रेसी में उनकी कितनी भागीदारी है, जो देश की जो शासन प्रशासन है, जुडिशरी में क्या भागीदारी है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जो अदानी अंबानी वाला जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसमें वो कितने, इससे उनका पूरा का पूरा पता लग जाएगा कहाँ का कमजोरी है, फिर उस कमजोरी का इलाज किया जाएगा। मैं तो एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेरे पास अगर कोई कमज़ोर मरीज आता है तो मैं ये नहीं भी कमज़ोर आ गया तो भाई फलाना इंजेक्शन लगा दो उसको, हम उसको पहले इन्वेस्टिगेट कि भाई कमज़ोरी किस प्रकार की है, तो पता लगता है इसमें प्रोटीन की कमी है भैया, इसमें कैल्शियम की कमी है, इसमें आयरन की कमी है, इस वजह से कमज़ोर है ये, तो फिर वही सप्लीमेंट दिया जाता है। प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं, आयरन की हो तो आयरन सप्लीमेंट देते हैं, कैल्शियम की कमी है तो ये जाति जनगणना पता लगाएगी किस किस समाज में जो हमारे समुदाय हैं किस किस किस्म की कमजोरी है, और फिर उसका इलाज किया जाएगा, सबको मुख्य धारा में लाया जाएगा। सर, अब जाति जनगणना से मोदी जी को क्यों डर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? डर क्या रहे हैं, वो डर नहीं रहे, वो मतलब वो इसलिए भयभीत हैं कि वो मनुवादी जो व्यवस्था है समाज की, वो उसके समर्थक हैं, उसको कायम रखना चाहते हैं। मनुवादी व्यवस्था क्या होती है? मनुवादी व्यवस्था ये होती है कि चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में तमाम देश की शक्तियां चली जाएं, उन्हीं के पास धन रहे, उन्हीं के पास मान सम्मान रहे, उन्हीं के पास ताकत रहे, उन्हीं के पास शिक्षा रहे,
और बाकी सब वंचित समाज हो जाए, ये है ना मनुवादी। तो वो ही आप देख रहे हैं सारा का सारा धन जब से निजीकरण हो रहा है, जो सरकार की संपत्तियां बिक रही हैं और चंद एयरपोर्ट, पोर्ट और तमाम चीज़ जो माइंस हैं जो खनिज की, वो सब अदानी अंबानी टाइप के लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये मनोवादी व्यवस्था है और जस्टिस जनगणना से इस मनोवादी व्यवस्था की जड़ कट जाएगी। मोदी जी नहीं चाहते, वो तो मनोवादी व्यवस्था के समर्थक है, तो इसलिए डर रहे हैं। इसलिए वो कराएंगे नहीं कभी भी। आरएसएस और मोदी जी, मैं गर्दन कटा लूंगा अगर उन्होंने जाति जनगणना करा दी। सर एक और चीज़ है, आपने बिहार में बहुत सारा काम किया समाज को लेकर। नीतीश कुमार जी कभी महिलाओं के साथ कभी हाथ रख देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, क्या इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे कभी पत्रकारों से हाथ जोड़ने लग जाते हैं फोटो सेशन में, कभी महिला के ऊपर हाथ रख लेते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो बहुत जिम्मेवारी वाले पद के हैं, मुख्यमंत्री हैं, और ये सब जो चीज़ें आ रही हैं और ऐसा ना हो कि वो किसी की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं जी। तो एक उनको अपनी मेडिकल जो है ना रिपोर्ट जो है, मैं समझता हूँ उनको सार्वजनिक करनी चाहिए, जो जिससे पता लगे कि वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल साउंड और हेल्दी हैं। ये बिहार की जनता का अधिकार है ये जानने का। सर आपने पूरे देश में पिछड़े वर्ग की राजनीति की, अनुसूचित जाति की, आप कांग्रेस से कैसे जोड़ेंगे? एक सोशल मूवमेंट चलाना अलग चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मोड़ के। मैं भी ऑनेस्टली बताता हूँ, जी। मैं 1992 तक कांग्रेस में था ही, डॉक्टर सेल का चेयरमैन था। तो उसके बाद नरसिम्हा राव जी की कुछ मेरे को नहीं पसंद आई नीतियाँ, मैं हट गया और मैं फिर से कांग्रेस से जुड़ा हूँ जी। पिछले 2 साल से, जब से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और वो सब शुरू किया। तो ये दिखता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग जी, जिनको थोड़ा विश्वास कम था कि भाई वो दोबारा अब राहुल जी की नीतियों से, कांग्रेस की नीतियों से, खड़गे साहब की नीतियों से जुड़ रहे हैं जी। तो ये अपने आप में एक, जिसको कहते हैं, ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। और कांग्रेस बहुत जल्दी वो कांग्रेस बनने जा रही है जो 1990 की कांग्रेस होती थी, उससे पहले की कांग्रेस होती थी। जी, मैं इस चीज़ को ग्राउंड पे देख रहा हूँ बहुत। कौन कौन से ऐसे बदलाव होंगे जिससे 1990 की कांग्रेस 2025? देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ, जी। जो आज़ादी का दुनिया में ना, चलिए मेरे को अगर 1 मिनट दें, तो दुनिया में 2 तरह की शक्तियाँ पैरेलल चल रही हैं जी। एक तो है ना फोर्सेज ऑफ गुड, एक तरफ है फोर्सेज ऑफ इविल। एक तरफ प्रकाश वाली शक्तियाँ, एक तरफ अंधकार वाली शक्ति है ना। तो जो गुड फोर्सेज हैं वो चाहती हैं कि समाज में समता हो, ठीक है, सामाजिक समता हो, भाईचारा हो, एक दूसरे के, हम आपको, आप भी इंसान मैं भी इंसान, एक दूसरे को बराबर माने, सामाजिक समता हो, आर्थिक समता हो, ठीक है ना, कोई भी इस देश का हमारा भाई भूखा ना रहे या जो भी है, और राजनीतिक समता हो। तो जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो वो लोग जो गुड फोर्सेस थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में लड़ रहे थे। महात्मा गांधी के साथ लाखों लोग जेलों में जा रहे थे, लाठियाँ खा रहे थे, लाला लाजपत राय के सर पे लाठी पड़ी, शहीद हो गए, भगत सिंह फांसी पे लटक गए, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हो गई, सुखदेव, राजगुरु, मेरे फादर खुद आज़ाद हिंद फौज में लड़े, में हमारा चाचा शहीद हो गया आज़ाद हिंद फौज में, 26,000 हमारे चाचा था आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए, ठीक है। तो वो क्यों लड़ रहे थे? वो फोर्सेस ऑफ गुड थी। वो जब भी देश आज़ाद होगा तो इस समता मूलक समाज बनेगा, इक्वलिटी आएगी समाज में, ठीक है। दूसरी तरफ उस समय आपने देखा कि संघ वगैरह जो मुखबरी कर रहे थे कांग्रेस अंग्रेज़ों की, ये फोर्सेस ऑफ इनइक्वलिटी थी, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि नेगेटिव फोर्सेस। और जब बाबा साहब ने हाँ, इससे पहले 31 मार्च 1931 को कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर दिया कि जब भी देश आज़ाद होगा सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। भाई नागरिक चाहे वो किसी भी जाति का हो, व्यक्ति किसी को धर्म को मानता हो, क्षेत्र का हो, महिला हो, पुरुष हो। और जब आज़ाद हुआ देश तो महात्मा गांधी ने सबको बुलाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, बाबू जगजीवन राम, कि भाई हमने प्रस्ताव पास कर रखा है कि समता वाला देश बनाएंगे, तो भाई ये जिम्मेवारी बहुत महत्वपूर्ण है, किसको सौंपी जाए। तो फिर एक बात निकल के आए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस काम को पूरा कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो वो तो अलग पार्टी थी उनकी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उस समय जी। आज का अगर समय होता तो क्या मोदी जी दूसरी पार्टी के, मान लो राहुल जी कितना ही अच्छा देश चला सकते हो, क्या सौंपेंगे उनको ये गद्दी अपनी? नहीं सौंपेंगे।
कि मैं ही राज करूँगा। जी। लेकिन कांग्रेस ने देश हित को देखते हुए उनसे रिक्वेस्ट की कि बाबा साहब ये काम आपको जिम्मेवारी देखो उठानी पड़ेगी, देश का संविधान है। और उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो देश की बात है, पार्टी जो चीज़ें हैं वो ऊपर बात की बात है, देश पहले है। और उन्होंने संविधान बनाया। जैसे ही संविधान बनाया, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो ऑर्गेनाइजर करके एक अखबार है मुखपत्र आरएसएस का, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने ये संविधान देश के सामने पेश किया। 3 दिन बाद उसका एडिटोरियल छप गया वहाँ आरएसएस के मुखपत्र में, ऑब्जर्वर में, कि इस संविधान में भैया कोई मनुस्मृति की तो बात ही नहीं है। अच्छा। और वो संविधान जिसमें मनुस्मृति नहीं है वो कैसा संविधान, उसको हम अच्छा ही नहीं मानते। जी। तो तब से लेके अब तक वो जैसे ना छिपकली की कटी हुई पूंछ होती हुई तड़पती रहती है। ये लोग जो मनुवादी लोग हैं वो तड़प रहे हैं कि ये संविधान क्यों चल रहा है, और इस संविधान की वो हत्या करना चाहते हैं। लेकिन हत्या वो एकदम झटका मार के नहीं करेंगे तलवार से। जी। वो चाइनीज़ तरीका होता है ना, डेथ बाय 1000 कट, जी। थोड़ा थोड़ा कट मार करके, स्लो मोशन में। हाँ वो चल रहा है। सर एक और चीज़, अभी बाबा साहब की बात की, ऐसा क्या है कि बीजेपी वाले हमेशा बाबा साहब के ऊपर हमला करते हैं। अभी पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने किया, ये ऐसा क्या नौबत आती है कि बाबा साहब को घेर लेते हैं, क्या कारण है? वही है, मैंने बताया ना कि एक तरफ तो फोर्सेज ऑफ गुड है, एक तरफ फोर्सेज ऑफ ईविल है। हाँ। तो ईविल फोर्सेज हैं वो मनोवादी व्यवस्था चाहती जी। है, और उनकी सबसे बड़ी काट जो है ना वो बाबा साहब है। जो जाति का उन्मूलन उन्होंने, जो था तो भाषण लेकिन बाद में पुस्तक के रूप में लिखा गया, वो बिल्कुल मनोवाद की एंटीडोट है। जी। तो इसलिए बाबा साहब की जो है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, इनकी सबकी आइडियोलॉजी, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है समता वाली, राहुल जी की। अब राहुल जी पे एक चीज़ बताओ, ये क्यों इतने मुकदमे ईडी और उसके लग रहे हैं? जो भी इस देश में मनुवाद के खिलाफ बोलेगा उसको इस तरह से उसको दबाने। जेल। जी। और हमारे कई रीजनल पार्टीज के नेता आज चुप हैं, जी। जो बोलते थे पहले मनुवाद के खिलाफ, आज क्यों नहीं बोल रहे? उनको डरा दिया गया है। ऐसा नहीं कि उनकी आत्मा आज भी सामाजिक न्याय के लिए तड़पती है, लेकिन उनकी जबान बंद करा दी गई है डरा करके। जो भी बोलेगा, वो हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जी होते थे, शहीद हो गए। वो कहते थे इस व्यवस्था के खिलाफ जो भी लड़ेगा ना मारा जाएगा। हो सकता है पहली पीढ़ी तो मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, शायद तीसरी पीढ़ी को राज मिले या समतामूलक समाज बने। सर एक और चीज़ है, अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ था कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा था, जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो खराब प्रदर्शन रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, चुनाव जीतना और सच्चाई पे चलना जी। दोनों अलग अलग बात हैं। ठीक है जी। बाबा साहब ने कितने चुनाव जीते, उनकी थ्योरी या उनकी जो विचार थे वो तो गलत नहीं थी ना। चुनाव नहीं जीत पाते, चुनाव जीतने का अलग होता। अब क्या है कि पूरा का पूरा जिसको कहना हाइड्रा हेडेड 100 सरों वाला एक संगठन है, वो हर चुनाव की प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करता है। वोटर लिस्ट बनती है तो उनको पन्ना प्रमुख है, वो बता देंगे यार ये 15 वोट हमारे खिलाफ पक्का देंगे, उन 15 को काट दिया जाए। अच्छा। या उन 15 में को निकाल करके घर के पास के बूथ से ऐसे डाल दिया जाए, 5 किलोमीटर दूर बूथ होगा, तो बुढ़ा आदमी वहाँ जाएगा ही नहीं बेचारा, कौन जाएगा गर्मी में 5 किलोमीटर दूर वोट डालने। ठीक है। तो वहाँ से लेकर के अब आप देखो कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का चुनाव हुआ लोकसभा का, जो आपने जिक्र किया, इंडिया गठबंधन जीता। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कितने तो वोट कट गए, और टोटल वोटों की संख्या इतनी ऐड हो गई जितने पूरे हिमाचल प्रदेश में वोट है ना, वो ऐड हो गए, और पिछले वो कट गए। और फिर उनका जिस तरह की हुई है, आज तक कांग्रेस पार्टी ने वो वोटर लिस्ट मांगी है कि ये आप बताओ कितने नाम ऐड किए, आज तक चुनाव आयोग नहीं दे रहा, उसने हाथ खड़े कर दिया कि हम असमर्थ हैं देने में। तब से लेकर के और फिर आपका ईवीएम में पता नहीं क्या होता है, पूरा दुनिया बोल रही है। टेस्ला का जो है वो आदमी जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा माना जाता है, वो कहता है कि भाई ईवीएम से तो चुनाव ठीक हो ही नहीं सकता। ना जापान कर रहा, ना जर्मनी कर रहा, यहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। क्यों 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 इस पे अड़े हुए हैं?
सर आपके समय में भी तो होते थे, जब यूपीए की सरकार थी देश में, तो ईवीएम से होते थे। आज ईवीएम पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है? देखिए ऐसा होता है, जी। करा कौन रहा है? जी। बाबा साहब कहते थे अब मैंने संविधान बना दिया, लेकिन ये नहीं कि संविधान से सारे अच्छे काम हो जाएंगे। ये संविधान किसके हाथ में है ये डिपेंड करेगा। अगर अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो ये संविधान से अच्छा होगा, और बुरे लोगों के हाथ में आ जाएगा तो इसी संविधान का वो दुरुपयोग करके बुरा काम कर देंगे। अब एक तलवार है, तलवार कमजोर की रक्षा करने के लिए भी चल सकती है और एक तलवार कमजोर को मारने के लिए भी चल सकती है। तो ईवीएम वही है, ईवीएम इज मैन मेड मशीन, ठीक है। इंजीनियर्स बनाते हैं उसको, साथ हेरा फेरी संभव है बिल्कुल। और कहते हैं बिना हाथ लगाए सिद्ध करो इसको, इसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती। आपका कहना है कि जो चुनाव कराता है वो कितना निष्पक्ष है? मेरा मानना, मैं निजी तौर पे मान लूँ, ये मेरे पार्टी का मैं नहीं कह रहा, लेकिन मेरा निजी तौर पे मानना ये है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, जैसे जापान, जर्मनी, अमेरिका में होता है सब जगह। जी। क्यों नहीं हो सकता? क्यों डरते क्यों हैं? एकदम बिल्कुल कांपना शुरू कर देते बीजेपी वालों को, भाई ईवीएम नहीं होगी तो कहाँ पे जाते हैं ये? क्यों काम जाते सर नई टेक्नोलॉजी की तरफ? अरे तुम्हारे में हो, चलो भाई हम आधे चुनाव ईवीएम से करेंगे, इससे करा लो, चलो आधे करा के देखो एक बार। अच्छा। नहीं कराते हो, नहीं करा सकते, कुछ ना कुछ है। अच्छा सर, अभी हाल ही में आपको जिम्मेदारी मिली है, पूरे देश की जिम्मेदारी मिली है ओबीसी मोर्चे को, सबसे बड़ा समाज है ओबीसी, पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप संगठन को कैसे बढ़ाएंगे कुछ? देखिए संगठन में जो लोग हैं जी, आके जुड़ रहे हैं बहुत सारे, और मैं बेसिकली एक्टिविस्ट हूँ। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन एंड आई हैव नो पॉलिटिकल एम, ठीक है। ना मेरे को एमएलए का चुनाव लड़ना है, ना विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ना लोकसभा का लड़ना है। मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ आपके उस चैनल पे, ठीक है। मैं सामाजिक परिवर्तन चाहता हूँ इस देश में। जो सामाजिक व्यवस्था हजारों वर्षों से रही, उसके चलते ये देश जो है ना कमज़ोर हो गया, अशक्त हो गया, कम मतलब शिक्षा से वंचित 90%, धन से वंचित 90%, सारी बीमारियों की जड़। मेरा मानना ये है, ये बाबा साहब का भी मानना, महात्मा फूले का मानना है, डॉक्टर राम लोहिया जैसे सबने, कि ये जो सामाजिक व्यवस्था रही इसमें अच्छे लोग थे ना। आप मान लीजिए आपने अहीर के घर में जन्म ले लिया, तो भैया आप भैंस ही पालोगे, हजारों साल तक ये व्यवस्था रही है। जी जी। आप हो सकते हो बहुत अच्छे प्रशासक बन सकते हो, नहीं भाई आप भैंस पालोगे। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, नहीं भाई आप भैंस पालोगे। तो ये जो चीज़ रही ना, इसकी वजह से जो समाज में कमजोरियाँ आ गई, वो आज तक चल रही हैं। मार्जिनलाइज्ड जो लोग हो गए, वो देश की सबसे बड़ी सेवा है। जिस दिन यहाँ समतामूलक समाज बन गया, ये देश दुनिया का सबसे सर्वोत्तम देश बन गया। चीन, जापान, जर्मनी इसके सामने कुछ नहीं होंगे, सिर्फ आप समतामूलक समाज बना दीजिए। हाँ वाकई में। और इस तरह से मनुवादी व्यवस्था में ये कहें जी हम विश्व गुरु बनेंगे, ये करेंगे, 100 साल भी नहीं बने। पीछे हजारों साल से तो तुम पिटते रहे हो। जो 2000 घोड़ों पे बैठ के आ गया वो तुम्हें पीट के चला गया है। विश्व गुरु अपने आप को कहते हो तुम, उनसे तुमने समझौते भी कर लिए। चाहे यहाँ पे मुगल आए, अंग्रेज आए, जो सामाजिक व्यवस्था है वो वही चलती रही, वो नहीं बदली। सर एक और लास्ट सवाल रहेगा कि हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हो? अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जी, कि पहली बात तो राहुल जी वो कहते हैं ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एक बहुत मुश्किल समय एक ऐसा नेता मिला है जो दलित पिछड़े और उनके लिए खुल के बोल रहा है और कीमत चुका रहा है। ईडी की पीटी और संसद सदस्यता चली गई, मकान छिन गया, जेल का धमकी, और वैसे भी धमकियाँ मिलती रहती हैं उनको, जान से मारने तक की धमकियाँ उनको मिलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल अड़े हुए हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, और ये कुदरत ने हमें ऐतिहासिक स्वर्ण अवसर दिया है। अच्छा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। इसका सभी इस देश के दलित पिछड़ों को लाभ उठाना चाहिए, और राहुल जी की क़यादत में, उनकी रहनुमाई में, न्याय योद्धा के उसमें सबको बबर शेर बन करके ना, अब इस जो सड़ी गली जो सामाजिक व्यवस्था चली है मनुवादी, इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया, हमेशा हमेशा के लिए। तो अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है लड़ाई। इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। एक किरण नूर की जुल्मात पे यानी अंधकार पे भारी होगी, रात उनकी सही
सुबह हमारी होगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद अनिल जी। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अनिल जय हिंद जी, जो कि ओबीसी के चेयरमैन बने हैं कांग्रेस के। नमस्कार।